अगर आप कक्षा 10 उत्तराखंड बोर्ड के छात्र हैं और परीक्षा में निश्चित उत्तरीय प्रश्न लिखते समय क्या लिखें, कितना लिखें, कैसे लिखें, इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज की यह वीडियो आपको सीधे पूरे अंक दिलाने में मदद करेगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए। अगर पढ़ाई से जुड़े ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार बच्चों, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल, जहां हम बोर्ड कक्षा 10 के लिए एनसीईआरटी आधारित आसान और एग्ज़ाम से जुड़े वीडियो लाते हैं। आज की इस वीडियो में हम निश्चित उत्तरीय प्रश्न पार्ट 4 देखेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जिनसे आप आसानी से अंक पक्के कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने चैनल में इसके 3 पार्ट अपलोड किए हुए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शहरीकरण से क्या अभिप्राय है? उत्तर, शहरी क्षेत्रों का भौतिक विस्तार जैसे क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि शहरीकरण कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का शहरों में जाकर रहना और काम करना भी शहरीकरण कहलाता है। तो देखिए, शहरीकरण में क्या होता है, शहरों का विस्तार होता है, भौतिक विस्तार होता है। वहाँ का जो जनसंख्या है वो देखने को हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। उसी को हम क्या कहते हैं, क्षेत्रफल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, शहरीकरण कहते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, हम ज़्यादातर देखते ही हैं, जिसको हम माइग्रेशन भी कहते हैं। गाँव के लोग जो है वो क्या करते हैं, शहरों में जाके बसने लग जाते हैं। शहरों में जाके वो क्यों बसने लग जाते हैं? जैसे रोज़गार के लिए या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए या अच्छी जीवन की जो सुविधाएं हैं वो उनको लगता है कि शहरों में जाके मिलेंगी, उसके लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो शहरों की जनसंख्या है, उसका आकार है और जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय सेवा योजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व के विकास तथा किसी भी पूर्वाग्रह के बिना समाज के लिए सार्वजनिक सेवा प्रदान करना है। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, तो इसका क्या उद्देश्य होता है, जो छात्र हैं उनके पर्सनैलिटी में, उनके व्यक्तित्व में विकास करना और बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके अंदर जो है वो सार्वजनिक सेवा का जो भावना है वो उनके अंदर लेके आना। तो इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके अंदर समाज सेवा की भावना आती है और धीरे धीरे इससे उनका विकास भी होता है। इससे जो है हमारे देश का जो युवा है वो समाज की समस्याओं से भी जुड़ता है, उसके समाधान में भी वो इंक्लूड होता है। और इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमें देखने को मिलता है जो हमारा राष्ट्र निर्माण है उसके लिए एक अनुशासित, जागरूक और सेवा से भरा हुआ एक नागरिक जो होता है वो तैयार हो जाता है। प्रश्न संख्या 3, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? उत्तर, मानव विकास रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। पिछली वीडियो में भी हम इस प्रश्न के बारे में पढ़ चुके हैं। मानव विकास रिपोर्ट यानी कि HDR। तो HDR या HDI कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट, तो ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जब ये अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो अलग अलग देश हैं वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर क्या है, शिक्षा कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, इसकी स्थिति के बारे में हमें पता चलता है। और उसके बाद क्या होता है, रिपोर्ट के ही आधार पे देशों की रैंकिंग की जाती है HDI से। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का आदर्श वाक्य क्या है? उत्तर, राष्ट्रीय सेवा योजना NSS का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। तो NSS का आदर्श वाक्य क्या है? नॉट मी बट यू, यानी कि मैं नहीं बल्कि तुम। इससे पहले भी अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पे आपसे इसका उद्देश्य पूछा गया था और यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसका आदर्श वाक्य पूछा गया है। तो इसका आदर्श वाक्य है मैं नहीं बल्कि तुम, नॉट मी बट यू। तो NSS, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, NSS का उद्देश्य क्या होता है, बच्चों में जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर समाज सेवा की भावना डालना। ठीक है, इससे क्या होता है, युवाओं में जो सहयोग, सेवा या सामाजिक जिम्मेदारी की जो भावना है वो धीरे धीरे विकसित होने लग जाती है। प्रश्न संख्या 5,
प्राथमिक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब आर्थिक क्रियाओं में मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पादन किया जाता है वह प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है, जैसे कपास, गन्ना, दूध आदि। तो प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, सीधे प्रकृति से जो भी वस्तु है या जो भी कच्चा माल है वो हम सीधे प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। इसके उदाहरण हैं कपास है, गन्ना है, दूध है। इसके कुछ अन्य भी उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कृषि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। कृषि हम करते हैं, खेती हम करते हैं, उसके बाद ही हमें ये कपास, गन्ना, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। मछली पालन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। खनन, जब खनन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जो यहाँ पे पूछा जा चुका है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्रक और उसके बाद तृतीयक क्षेत्रक। प्रश्न संख्या 6, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करने वाली गतिविधियों को तृतीय क्षेत्र में शामिल किया गया है, जैसे परिवहन, भंडारण आदि। तो अभी जैसे पिछले प्रश्न में हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्राथमिक क्षेत्रक के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे आपसे तृतीयक क्षेत्रक के बारे में पूछा गया है। तो तृतीयक क्षेत्रक का क्या काम होता है? जो इससे पहले के 2 सेक्टर है, प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र, उसके विकास में मदद करना। ठीक है, तो ये एक तरीके से इसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है सेवाएं प्रदान करना। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे परिवहन है, भंडारण है। इसके अलावा अन्य उदाहरण जैसे संचार है, बैंकिंग है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, व्यापार है। ये सब भी किस में आते हैं? तृतीयक क्षेत्रक में ही आते हैं। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रकों के विकास में मदद करना। यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे वीडियो और ला सकूं। और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक से रिलेटेड चाहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग क्यों होती है? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य हेतु साग की मांग होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में साग की मांग क्यों होती है? साग मतलब आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ज़रूरत के समय जो हम कर्ज वगैरह लेते हैं, तो कृषि कार्य हेतु खेती के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में साग की ज़रूरत होती है। अब खेती में जैसे हम देख सकते हैं कि जब किसान खेती करता है तो उसके लिए उसको बीज की ज़रूरत पड़ती है, खाद की ज़रूरत पड़ती है, कई सारे ऐसे कृषि उपकरण हैं, उन्हें खरीदना पड़ता है। या कई बार हम अलग से देखते हैं कि जैसे पशुपालन वगैरह के लिए या छोटे उद्योगों के लिए भी जो ग्रामीण क्षेत्र है, या स्वरोजगार के लिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में साग की ज़रूरत पड़ती है। और कई बार इमरजेंसी की सिचुएशन में, जैसे मान लीजिए कि कभी बीमारी हो जाए या विवाह या शिक्षा जैसी जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, उसमें भी चाहिए होती है। लेकिन मुख्य रूप से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में साग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है वो प्राथमिक क्रियाएँ, कृषि जो क्रियाएँ हैं वो करती है, इसीलिए हमें कृषि में साग की ज़रूरत होती है। प्रश्न संख्या 8, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो भारत में जो कंज्यूमर डे है वो कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर से मनाया जाता है। ये कब से मनाया जाने लगा? 1986 में, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 हम बार बार पढ़ते हैं, वो जब लागू हुआ था, तो उसी ईयर से क्या हुआ था, हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम लोग मनाने लगे। इसका उद्देश्य मुख्यतः यही था कि जो उपभोक्ता हैं उनको उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जा सके, जिसके लिए क्या किया गया, कंज्यूमर डे को सेलिब्रेट करना हमने स्टार्ट किया। प्रश्न संख्या 9, NIC का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। NIC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, यानी कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। तो जो भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स या IT डिपार्टमेंट के जो भी काम होते हैं उसके अंडर में रह के ये काम करता है। और इसका मुख्य काम ये होता है कि सरकार को ये क्या कर सके, हेल्प कर सके, उसकी सहायता कर सके। जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी सजेशन है वो सरकार को दिए जा सके। तो ये किसका काम होता है? NIC का काम होता है। प्रश्न संख्या 10, आपदा न्यूनीकरण के 2 उपाय बताइए। उत्तर,
आपदा प्रभावित लोगों के लिए पूर्व आपदा कोष का निर्माण। दूसरा, प्रभावित क्षेत्र की पहचान के बाद स्थानीय लोगों को आपदा राहत प्रबंधन दक्षता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। तो आपदा न्यूनीकरण का उपाय क्या है? तो पहले ही पूर्व आपदा कोष उनके लिए एक फंड तैयार कर लिया जाता है कि अगर भविष्य में इस तरीके की कोई भी आपदा आती है तो लोगों को हेल्प कर दी जा सके। और दूसरा, जहाँ पे भी आपदा आई है ऐसे क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ पे जो भी लोकल जो लोग रहते हैं उनको एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको एक तरीके से प्रशिक्षण देना। तो उससे क्या होता है, हम आपदा को न्यूनीकरण यानी कि आपदा को समय रहते ही कम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो हमने पहले ही उनको चेतावनी भी दे दी है और उनके लिए एक आपदा कोष भी बना दिया है। तो इसका क्या तरीका होता है? एक तो सुरक्षित भवन निर्माण करना, आपदा प्रतिरोधी संरचनाएं बनाना, मतलब हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाएं जो क्या हो, किसी भी आपदा को झेलने के लायक हो। और इसके अलावा जो हमारी आपदाएं हैं जैसे भूस्खलन है, बाढ़ है, इनके नियंत्रण के उपाय हमें निकालने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है और साथ में ही उनकी मॉक ड्रिल करवाई जाती है ताकि क्या हो, आपदा के समय वो अपनी सेफ्टी कर सकें। प्रश्न संख्या 11, उपलब्ध वस्तुओं से स्ट्रेचर बनाने के 3 तरीकों का वर्णन कीजिए। पहला, दो व्यक्ति यदि एक दूसरे की कैंची की भांति कलाइयाँ पकड़ लें तो घायल व्यक्ति को ले जाने के लिए स्ट्रेचर तैयार हो जाता है। दूसरा, पहनने के कपड़े, कमीज, कोट, जैकेट आदि के बटन, चेन आदि को बंद करके बाजू में डंडे डालकर भी स्ट्रेचर तैयार किया जा सकता है। तीसरा, सीढ़ियों एवं रस्सी के द्वारा भी स्ट्रेचर तैयार किया जा सकता है। तो देखिए, स्ट्रेचर बनाने के 3 तरीके आपसे पूछे गए हैं। स्ट्रेचर मतलब ये हो गया कि जब व्यक्ति घायल हो जाता है और इमीडिएटली उसको उठा के ले जाना है तो क्या कर दिया जाता है, एक टेम्परेरी बेड आप समझ लीजिए, जिसको 2-4 लोग उठा के फिर ले जाके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं। इमरजेंसी की सिचुएशन में किस तरीके से स्ट्रेचर बनाया जा सकता है जब हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो स्ट्रेचर्स होते हैं, लेकिन अगर उस स्थिति में हमारे पास स्ट्रेचर नहीं है तो क्या किया जा सकता है, 2 व्यक्ति अपने हाथों को जैसे क्रॉस में दोनों अपने आपस में हाथों को पकड़ लें और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेचर सा बन जाएगा, उसमें उठा के ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे कपड़े होते हैं जैसे कमीज, कोट, जैकेट आदि के बटन, उनको क्या कर सकते हैं, उनको बंद करना और साइडों में हमने उसमें डंडे लगा देने और बहुत टाइटली उसको बांध के भी क्या हो जाता है, एक स्ट्रेचर तैयार हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या किया जा सकता है, सीढ़ियों और रस्सियों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से स्ट्रेचर्स तैयार कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो घायल व्यक्ति है उसको टाइमली हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सकता है स्ट्रेचर की मदद से। प्रश्न संख्या 12, प्राथमिक सहायता के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? उत्तर, किसी प्रकार की दुर्घटना या आपदा के पश्चात प्रभावित व्यक्ति को किसी उपयुक्त डॉक्टरी सहायता मिलने से पूर्व चिकित्सा सहायता दी जाती है, उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला, जीवन को बचाए रखना। दूसरा, स्थिति को बिगड़ने से रोकना। तीसरा, जहाँ तक संभव हो स्थिति में सुधार करना। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें कवर की हैं, प्राथमिक सहायता क्या है और साथ में उसके उद्देश्य क्या है। प्राथमिक सहायता, जिसको हम आमतौर पे फर्स्ट एड के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट एड क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी दुर्घटना या आपदा आती है तो उसके बाद हमें क्या करना है, टाइमली डॉक्टर के पास पहुँचाना है। और उस बीच में जो वो टाइम पीरियड होता है जब तक व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा है, तो उससे पहले जो हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जो चिकित्सा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड। अब इससे क्या होता है, जब तक व्यक्ति डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा है उसके जीवन को बचा के रखना, स्थिति ज़्यादा ना बिगड़ जाए उसको रोकना और उसकी स्थिति में सुधार करना। तो फर्स्ट एड से क्या होगा, जो भी घायल या रोगी व्यक्ति है उसकी जान बचाई जा सकती है और साथ में स्थिति बिगड़े ना उसको भी रोका जा सकता है। इससे क्या होता है कि जब तक उसको मदद मिलेगी डॉक्टर से, जब तक उसको ट्रीटमेंट मिलेगा, तब तक उसका जो दर्द है या जो भी कष्ट है उसको कम किया जा सकता है। इससे क्या होगा, रोगी जो है लास्ट में फिर सुरक्षित रूप से क्या हो जाएगा, अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। किसकी मदद से, इसी की फर्स्ट एड की मदद से। प्रश्न संख्या 13, बाढ़ से सर्वाधिक असुरक्षित मकान किस प्रकार निर्मित होते हैं? उत्तर, नदियों या जल स्रोतों के किनारे बने मकान, जहां जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना हो, बाढ़ के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। इसके अतिरिक्त कच्ची मिट्टी, घास फूस की छत वाले मकान और घटिया निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित सपाट छत वाले मकान भी बाढ़ के समय सुरक्षित नहीं रह पाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया कि बाढ़ से असुरक्षित मकान कौन से हैं, यानी कि जब बाढ़ आ जाए तो सबसे अनसेफ घर कौन से होते हैं।
तो पहले तो जो नदियों या जल के किसी भी स्रोत के किनारे जो बने हुए मकान होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो अनसेफ होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होने की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से जो नदियों के जल के प्रभाव है उसको रोक रहे हैं। तो इसलिए वो क्या हो गए, नदियों के आसपास वाले जो क्षेत्र है वो तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हो गए। आप चाहे तो परीक्षा में इतना भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ऐसी सामग्री से मकान बन रहे हैं जो कि कच्ची सामग्री है, जैसे मान लीजिए कच्ची मिट्टी से बन रहा है या घास फूस से बनने वाला जो मकान है, यानी कि किसी भी प्रकार की घटिया सामग्री हम घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे मकान भी क्या होगा, बाढ़ के समय सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो यानी कि क्या समझा हमने, जो मकान नदी के किनारे या निचले भागों में पड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वहाँ पे वो असुरक्षित रहेंगे। जल भराव वाले क्षेत्र जहाँ पे पानी भर जाता है, ऐसे क्षेत्र भी क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं। और जो कच्ची सामग्रियों से बने हुए हैं वो मकान भी क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं। या जिनकी नींव कमज़ोर है, जिनकी फाउंडेशन ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे जो मकान होते हैं वो भी क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं बाढ़ की दृष्टि से। यहाँ तक अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसे वीडियो और ला सकूँ। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, भारत सरकार के दो मुख्य संचार तंत्रों में राष्ट्रीय सूचना केंद्र अर्थात NIC तथा निकनेट दो प्रमुख संचार नेटवर्क हैं। इनमें NIC केंद्र, राज्य और जिला स्तर तक सरकारी विभागों के बीच सूचना प्रसारण तथा सूचना तकनीकी को विकसित करने का कार्य करता है। इसका विभिन्न संचार उपकरणों तथा मानव श्रम संपन्न विशाल संचार तंत्र है, जो सूक्ष्म स्तर पर सूचनाओं का संग्रहण एवं प्रसारण करता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे बताना है, आप इसको थोड़ा शॉर्ट में भी बता सकते हैं। हमने यहाँ पे पहले ये बताया कि भारत सरकार के जो मुख्य दो सूचना तंत्र हैं, संचार तंत्र हैं, उसमें कौन कौन है। एक तो यही है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, NIC राष्ट्रीय सूचना केंद्र, और दूसरा निकनेट भी है। तो NIC क्या कर रहा है, जो केंद्र, राज्य और जिला स्तर में जो भी सरकारी विभाग हैं उनके बीच क्या कर रहा है, सूचना पहुंचाने का काम या सूचना तकनीकी को विकसित करने का काम कर रहा है। तो सूचना कौन पहुंचा रहा है, NIC पहुंचा रहा है। इसका विभिन्न संचार उपकरणों तथा मानव श्रम संपन्न विशाल संचार तंत्र है। तो ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा संचार तंत्र है जो क्या करता है, सूचनाओं को इकट्ठा भी करता है और साथ में उसका प्रसारण भी करता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, अगर आपको ये आंसर याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप मुख्यतः क्या लिख सकते हैं, पहले आप बता दीजिए कि दो मुख्य संचार तंत्र हैं, जिसमें एक NIC और दूसरा निकनेट है। NIC क्या काम करता है, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे जितने भी सरकारी विभाग हैं उन तक सूचना का प्रसारण करता है, तकनीक विकसित करने का कार्य करता है। और साथ में ये आप लिखना चाहें एक्स्ट्रा में है कि ये एक बहुत बड़ा संचार तंत्र है जो सूचनाओं को क्या कर रहा है, इकट्ठा भी कर रहा है और प्रसारित भी कर रहा है। ये एक्स्ट्रा में आप बता सकते हैं अगर बताना चाहें तो। प्रश्न संख्या 15, भारत सरकार द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन हेतु वेबसाइट का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत सरकार गत कुछ वर्षों से आपदा प्रबंधन हेतु विशेष कार्य के प्रति जागरूक है। वर्तमान समय में भारत सरकार द्वारा विकसित आपदा प्रबंधन तंत्र हेतु एक वेबसाइट विकसित की गई है, जिसमें भारत के समस्त जनपदों संबंधी आंकड़े संग्रहित है। यह साइट आपदा प्रबंधन में शोध हेतु महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करती है। तो देखिए, भारत सरकार ने क्या किया है कि आपदा को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें ये आप इस आंसर को थोड़ा सा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें। तो इसमें हमने क्या बताया, ये हमने एक्स्ट्रा में थोड़ा सा बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस तरीके की जो साइट है वो किसने बनाई हुई है, आपदा, जो हमारा आपदा का जो भी डिपार्टमेंट है। तो जो NDM है, हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस भी किया था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है उसने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई है। अब इस वेबसाइट से क्या होता है, यहाँ से आपका जो मुख्य आंसर है वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ये वेबसाइट क्या करती है, आपदा से जुड़े हुए जो भी जानकारी है, जो भी आंकड़े हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं या चेतावनी है, वो प्रोवाइड करवाती है। तो और इसके अलावा अगर हमें आपदा से जुड़े हुए कोई भी शोध कार्य करने हैं, उसमें भी मार्गदर्शन करती है और आपदा से बचाव और न्यूनीकरण करती है। तो क्या कर रही है, आपदा से जुड़े हुए जो भी आंकड़े हैं वो ये साइट क्या करती है, ये वेबसाइट क्या करती है, हमें प्रोवाइड कराती है। तो आप इतना भी इसमें बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 16, उत्तराखंड राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा संपर्क हेतु कौन सी संचार व्यवस्था अपनाई गई है, वर्णन कीजिए। उत्तर,
उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग के अधीन स्थापित आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए सैटेलाइट फ़ोन संचार व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यहाँ कभी भी राज्य में घटित आपदा के संबंध में संपर्क किया जा सकता है। तो इसमें मुख्य आप आंसर में क्या लिख सकते हैं? अगर आपको आंसर नहीं याद होता है तो आप बस ये बता सकते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य है उसने आपदा प्रबंधन विभाग के लिए जो संचार व्यवस्था अपनाई है वो कौन सी है? सैटेलाइट फ़ोन संचार व्यवस्था है। और थोड़ा सा इसके बारे में आप बता देंगे कि जब भी राज्य में कोई भी आपदा आती है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है जब आपदा आती है तो सारे जो संचार व्यवस्थाएं हैं वो क्या हो जाती है? ठप हो जाती है। तो ऐसे में हमें ऐसी संचार व्यवस्था चाहिए जो आपदा के समय में भी कार्य कर सके। तो सैटेलाइट फ़ोन संचार व्यवस्था के माध्यम से क्या होता है कि जब भी आपदा आती है तो उस समय में भी संपर्क किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 17, एनसीसी का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, नेशनल कैडेट कोर। परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। तो एनसीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैडेट कोर। नेशनल कैडेट कोर का काम क्या होता है? छात्रों में अनुशासन, देशभक्ति और लीडरशिप जैसी जो क्वालिटी है उनको विकसित करना। और इससे क्या होता है, हमारे देश का जो युवा है वो राष्ट्रीय सेवा के लिए यानी कि नेशनल सर्विस के लिए तैयार हो जाता है। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस कब शुरू हुई? उत्तर, छात्रों को राष्ट्रीय सेवाओं में सम्मिलित करने तथा समाज कल्याण के कार्य हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना सन 1969 से 70 में प्रारंभ की गई। ये प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कब शुरू हुआ? आप पेपर में ये भी बता सकते हैं कि 1969 से 70 के मध्य में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? जो भी छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में राष्ट्रीय सेवाओं में सम्मिलित करने और साथ में समाज कल्याण हेतु कार्य के लिए उनको प्रेरित करने के लिए एनएसएस की शुरुआत की गई थी। एनएसएस की जो शुरुआत की गई थी वो मुख्यतः महात्मा गांधी की जब जन्म शताब्दी चल रही थी, जिस ईयर में वो बॉर्न हुए थे, उसी साल से क्या हुआ था, एनएसएस की शुरुआत कर दी गई थी। इसका उद्देश्य था समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का जो भाव है वो नागरिकों के अंदर, युवाओं के अंदर, छात्रों के अंदर डाला जा सके। प्रश्न संख्या 19, एनएसएस का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, एनएसएस का पूरा नाम नेशनल सर्विस स्कीम है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके से फुल फॉर्म वाले प्रश्न आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो एनएसएस का पूरा नाम क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। तो एनएसएस क्या करता है? छात्रों के अंदर समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का जो भाव है, पहले क्वेश्चन में भी हम कई बार आपको बता चुके हैं, उसको लेके आना एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है। इससे क्या होता है, युवाओं में सेवा भाव आता है, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो उनके अंदर विकसित होती है। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं और परीक्षा के लिए उपयोगी लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे छूटे नहीं। प्रश्न संख्या 20, एनएसएस का प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर, एनएसएस के प्रतीक चिन्ह के रूप में ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहिए को अपनाया गया है, जो नीले रंग के गोले के मध्य लाल रंग के चक्र के रूप में दर्शाया गया है। परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्रतीक चिन्ह क्या सिंबल लिया गया है, इसका कहाँ से लिया गया? उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से लिया गया। और क्या लिया गया है? जो मंदिर है उसके जो रथ के पहिए हैं उसको क्या किया गया है? इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। पहिए को क्यों लिया गया है? क्योंकि पहिया जो है वो निरंतर गति, प्रगति और परिवर्तन को दिखाता है और इससे जो युवा हैं वो समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित होते हैं। ये पिछले क्वेश्चंस में भी हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो ये एनएसएस वाला जो प्रश्न है वो परीक्षा में अलग अलग तरीके से कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ आपदा राहत हेतु कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? उत्तर, केंद्र जल आयोग। तो राष्ट्रीय स्तर पर बाढ़ आपदा हेतु कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? केंद्र जल आयोग जो है वो काम करता है। इसका जो मुख्य कार्य है वो नदियों का जो जल स्तर है उस पर निगरानी रखना, ताकि बाढ़ की स्थिति अगर आती है तो समय रहते ही चेतावनी और जानकारी भी दी जा सके। और इसके अलावा सरकार को तकनीकी सहायता भी जो है वो ये मंत्रालय जो है वो देता है। प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तर, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का गठन 1948 में किया गया।
तो एनसीसी का प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसकी फुल फॉर्म आपको बताई जा चुकी है पिछले प्रश्न में, नेशनल कैडेट कोर, ये भी कई बार पूछी गई है। इसका गठन वर्ष क्या है, ये कब बना था, 1948 में बना था। इसका उद्देश्य क्या है, ये भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका उद्देश्य भी हम आगे प्रश्न में समझेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 2 उद्देश्य लिखिए। उत्तर, युवाओं को बाह्य आपातकाल के लिए जागरूक एवं तैयार करना। दूसरा, युवाओं को राष्ट्रीय आपदा काल के दौरान सेवा एवं सहयोग हेतु प्रशिक्षण देना। तो एनसीसी का उद्देश्य क्या है, एक तो आपातकाल के लिए जागरूक और तैयार करना युवाओं को, और जब आपदा आ जाए तो उस समय सेवा और सहयोग के लिए भी ट्रेनिंग देना। तो एनसीसी या एनएसएस है, इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या है, एक तो युवाओं में इससे डिसिप्लिन आता है, देशभक्ति की भावना आती है, लीडरशिप की भावना आती है, और कहीं ना कहीं छात्रों को राष्ट्र सेवा और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जो नेशनल कैडेट कोर है वो तैयार करता है। प्रश्न संख्या 24, जिला स्तर पर गठित होने वाली आपदा प्रबंधन समिति के 2 सदस्यों के नाम लिखिए। उत्तर, जिला स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ। दूसरा, जिला पुलिस अधीक्षक। तो जिला स्तर पर जो आपदा प्रबंधन समिति गठित होती है उसके 2 मुख्य अधिकारी कौन से हुए, तो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हो गया, दूसरा जिला पुलिस अधीक्षक हो गया। तो इनकी जिम्मेदारी क्या होती है, एक तो आपदा से बचाव करना, राहत करना और पुनर्वास जैसे कार्यों को करना। प्रश्न संख्या 25, एचडीआई का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, एचडीआई का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो एचडीआई है इसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या करता है, किसी भी देश के मानव विकास स्तर को मापने का एक सूचकांक है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय को आधार बनाया जाता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखे, जो कि हमारी निश्चित उत्तरीय प्रश्न की जो सीरीज चल रही थी ये उसका अंतिम पार्ट था, जो कि उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको अगली वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए। मैं जल्दी ही अगली वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।